हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे टीचिंग एग्जाम सर। आइए दोस्तों, आज हम शुरू किए हैं रीट लेवल 1 का जो सीडीपी रीट लेवल 1 में जो सीडीपी पूछी जाती है उसमें का आपका ये प्रीवियस ईयर पेपर है। सीडीपी का प्रीवियस ईयर पेपर है जो 2022 में पूछा गया था और यह एग्ज़ाम कब हुआ था? शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ था 23 जुलाई 2022 को हुआ था। तो यह सीडीपी का प्रीवियस ईयर पेपर है। आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप पे तुरंत जाएगा। तो आप हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए और देखिए आप लोग कितना सॉल्व कर लेते हैं। अब परीक्षा ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर ही पेपर का एकदम 2 कॉपी आता है और इसमें से प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो आप लोगों को अगर परीक्षा क्रैक करनी है तो प्रीवियस ईयर पेपर को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अभी आपसे बताए हैं कि आप हमारे साथ सॉल्व करते चलिए और आप अपने आप को अंदाजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोग कितना कर पा रहे हैं। तो अगर 30 में जितना हो रहा है उसको आप लोग कमेंट में बताइए। कमेंट में लिखना ना भूलिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम इसी के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पूछा है कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है? छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। तो इसमें क्या होगा? अध्यापक सही होगा कि बच्चा होगा कि विषय वस्तु कि वातावरण? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? तो आपका विकल्प इसमें से क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए कि अध्यापक होगा कि बच्चा होगा कि विषय वस्तु होगा कि वातावरण होगा। आंसर होगा बी हो जाएगा, बच्चा होगा। तो इसके बारे में हम देखिए शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। क्या होगा? देखिए इसका आंसर तो आपका बी हो जाएगा। बालकों की रुचि, प्रकृति तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में विषयों को महत्व न देकर बालकों को महत्व दिया जाता है। बाल केंद्रित की विशेषताएं क्या हैं? देखिए यह पाठ्यक्रम बच्चों की रुचियों, जरूरतों, क्षमताओं, आयु, ग्रेड और जीवन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और दूसरी पॉइंट में इसमें बच्चे को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र माना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है कि उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है? बच्चों लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है? बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? आपका दूसरे का विकल्प क्या होगा? डी हो जाएगा। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को क्या करता है? कम करता है। अगर हम बात करें बच्चों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव क्या क्या दिए जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका एक बच्चे एक अच्छे रोल मॉडल बने। क्या करें? एक अच्छे रोल मॉडल बने, अपने बच्चों की रुचि को प्रोत्साहित करें, अपने बच्चे को जिज्ञासा उपकरण दें, अपने बच्चे को गलतियां करने दें और खेलने के लिए मुक्त अंत सामग्री दें। मुक्त अंत सामग्री मतलब वो क्या हो? किसी दायरे में बंधे ना हो। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। इसमें कहा है कि आरटीई जो 2009 है वह शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करने के लिए अनुमति देती है। तो आपको 40 घंटे देती है कि 42 घंटे कि 45 घंटे कि 48 घंटे। तो आरटीई 2009 के अनुसार एक शिक्षक को एक सप्ताह में कितने घंटे काम करने हैं? तो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 45 घंटे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, अभिक्षमता है। अगर हम एक एक विकल्प के बारे में बात करें तो इसमें आपका जो विकल्प हो जाएगा आंसर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। अगर हम विश्वसनीयता की बात करें तो विश्वसनीयता क्या है?
इसका तात्पर्य या व्यवहार में सटीकता और स्थिरता से है। विश्वसनीय परीक्षण को जनसंख्या के एक ही नमूने पर 2 बार लागू करने पर अनिवार्यता एक ही अंक देना चाहिए, तो वो क्या होगा, विश्वसनीयता होगा। और अगर वैधता की बात करें तो वैधता मतलब क्या होता है, किसी परीक्षण को वैध तब कहा जाता है जब वह वास्तव में वही मापता है जिसे मापने की अपेक्षा की जाती है। और वस्तुनिष्ठता क्या होता है, वस्तुनिष्ठता मतलब क्या होता है, जब हम हर स्थिति में प्रश्न का संभावित उत्तर एक ही हो तब वह क्या होता है, वस्तुनिष्ठ कहलाता है। तो ये अभिक्षमता आपका, ये दोनों परीक्षण से क्या है, अभिक्षमता भिन्न है, तो विकल्प आपका डी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, तो 4 विकल्प है। बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, और दूसरा है उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारिक उपाय की आवश्यकता है, और सी है सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, और चौथा है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहें। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, डी, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में क्या हो, सफल रहें। आपका विकल्प डी आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है एक चिंतनशील कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या हो, व्याख्यान सुन सके, बी है कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो इसमें से विकल्प आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प क्या होगा, तो आपका विकल्प इसमें से डी हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक चिंतनशील कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या हो, आपको छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। आपका विकल्प डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है क्या है, आपको 4 विकल्प में से आंसर बताना। एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान है, कि एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान है, कि एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, और डी है सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका विकल्प सी हो जाएगा, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो एनसीएफ में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, अनुमोदक के रूप में, कि सुविधादाता के रूप में, कि आधिकारिक रूप में, कि तानाशाह के रूप में। एनसीएफ 2005 कहता है कि आप एक शिक्षक हैं तो आप अपने आप को शिक्षक ना समझें, क्या समझें, एक आप क्या समझेंगे, सुविधादाता के रूप में आप समझे जाएंगे। आप अपने आप को क्या समझिए, सुविधादाता के रूप में समझिए। शिक्षक बच्चे अपने आप ही मतलब सीख लेंगे, आप केवल उनको गाइड दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सुविधादाता के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा विकास डॉट डॉट से की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा हो जाएगा विकल्प, आपका सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा। विकल्प ए आपका सही जो है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो जाएगा। अब देखिए विकास की विशेषताएं क्या होती है। अगर हम विकास के बारे में जाने तो विकास क्या है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या होता है, व्यवस्थित क्रमबद्ध होता है। विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास में परिपक्वता और अधिगम महत्वपूर्ण है। विकास एकीकृत प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक संचयी प्रक्रिया है। और विकास एक अंतःक्रम प्रक्रिया है।
विकास अंतः संबंधित प्रक्रिया है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। विकास की एक निश्चित दिशा तथा एक निश्चित क्या होता है, निश्चित क्रम होता है। तो आपका विकल्प इसमें से कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में? क्वेश्चन नंबर 9 में आपका विकल्प ए हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो एक में ए और बी के साथ आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए इसमें आपका कौन सा किसके साथ मिलान होगा? तो देखिए समीप दूरविमुख दिशा, यह किसके साथ हो जाएगा? तो आपका ए जो है किसके साथ हो जाएगा, डी के साथ होगा, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। अब सिर पदाभिमुख दिशा, ये किसके साथ हो जाएगा? दूसरा का किसके साथ हो जाएगा, सिर से पैर का क्रम हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, तीसरा किसके साथ हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका बी के साथ, विभिन्न बच्चे विभिन्न दर से क्या करते हैं, बढ़ते हैं। अब ये जो चौथा है अंतरा वैयक्तिक भिन्नताएं क्या हो जाएगा, आपका सी के साथ हो जाएगा। किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। तो आपका विकल्प इसमें आपका सी के साथ मिल जाएगा। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है प्रकृत एक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवांशिकी, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आनुवांशिकी एवं वातावरण हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? इसमें आपको असत्य कथन को क्या करना, छांटना है। तो यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बी में दिया है एक बच्चा एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। सी है विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है और विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसमें आंसर होगा डी हो जाएगा, केवल ए। यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये क्या है, गलत है, और यही गलत है तो आपका ही आंसर हो जाएगा। और बाकी ये बी सी डी ये सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट डॉट तब होता या होती जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा, वृद्धि होगा कि विकास होगा कि शारीरिक बदलाव होगा कि मानसिक परिवर्तन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 में होगा बी हो जाएगा, विकास हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो आपको इसमें बचपन की विशेषता के बारे में नहीं पूछा है, तो आप लोग इसमें आप क्या बताएंगे? इसमें प्राक टोली आयु की अनुकरणीय आयु की सवाल करने की आयु, खिलौने की आयु। देखिए यह क्वेश्चन नंबर क्या होगा, इसमें आंसर इसमें आयोग ने क्या किया है, इसमें आयोग ने आपको सभी छात्रों को एक बोनस अंक के रूप में दिया। इसका कोई आंसर जो है नहीं चूज किया है। तो अगर हम बात करें कि बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती है तो उसको जान लें। बाल्यावस्था की विशेषता क्या क्या होती है? जीवन का अनोखा काल, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन की आयु, मिथ्या परिपक्वता का काल, टोली दल समूह की अवस्था, वस्तुओं को वंचित संग्रह करने की प्रवृत्ति, ये सब क्या है, बाल्यावस्था की विशेषताएं। लेकिन इस क्वेश्चन पे सभी को क्या मिला था, बोनस अंक मिला था, और इसमें कोई आंसर जो है आयोग ने नहीं माना था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यता में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था कि थर्स्टन ने, कि गिलफोर्ड ने, कि थॉमसन ने? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका विकल्प क्या हो जाएगा? 15 का डी हो जाएगा, थॉमसन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग बताइए, विकल्प इसका क्या होगा? निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? निर्धारण मापनी है कि अवलोकन है कि साक्षात्कार है कि कथन संप्रत्यक्षण है? तो इसमें से आपका विकल्प क्या हो जाएगा? आपका 16 नंबर का विकल्प क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है?
प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि क्या होती है? 130 होती है कि 140 होती है कि 55 होती है कि 120 होती है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 में आपका विकल्प क्या हो जाएगा? 140 हो जाएगा, बी। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 140। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका विकल्प हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है और उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो देखिए बुद्धिलब्धि, इसका सूत्र होता है क्या? बुद्धिलब्धि बराबर मतलब IQ बराबर IQ बराबर क्या हो जाएगा? IQ बराबर मानसिक आयु, क्या होगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, क्या होगा? वास्तविक आयु और गुणे क्या होगा? 100 होगा। तो इसमें आपका बुद्धिलब्धि में क्या परीक्षण कितना है? 75 अंक, और आपको मानसिक आयु जो है यही ज्ञात करना है, और इसकी जो वास्तविक आयु है 16 है, और गुणे गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए एक बार इसका इसमें जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? इसका जब हम 75 और 16 का गुणा करेंगे तो आएगा 1200 आ जाएगा। कितना आएगा? 1200। और जब ये यहाँ पे गुणा करेगा तो यहाँ पे 100 गुणा करेगा तो दूसरे पक्ष में जाके क्या कर देगा? भाग कर देगा। तो आपका MA बराबर ये इससे कट जाएगा, बराबर क्या आएगा? 12 हो जाएगा। तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष होगी। तो आपका विकल्प कौन सा होगा? डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है बुद्धिलब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया है? बुद्धिलब्धि का जो सूत्र है मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुणे 100। तो इसमें ये इस सूत्र को किसने दिया है? तो आपका इसमें विलियम स्टर ने दिया है कि बीने ने दिया है कि टर्मन ने दिया है कि गाल्टन ने दिया है? तो इसमें विकल्प आपका दोनों सही होगा। क्या होगा? ए क्या होगा? ए और बी दोनों सही होगा। इसमें टर्मन ए और बी दोनों सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 में विकल्प क्या हो जाएगा? अति सक्रियता होगा कि कम बोधगम्यता होगा कि अभिसारी चिंतन होगा कि अपसारी चिंतन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 में आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो देखिए सृजनात्मकता मतलब क्या होता है? अभिसारी होता है कि अपसारी? तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, अपसारी। सृजनात्मक बच्चे क्या होते हैं? वे कई प्रकार से क्या एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से मतलब मुक्त अंत वाले ये समझ लीजिए प्रश्न को हल करते हैं। अब से क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थित समायोजन को बढ़ावा देती है? कौन सी स्थित समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता की अपराध बोध के बारे में जुनून सोच, और बीमारी का डर कि विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्त? इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं? जो प्रतिभाशाली बालक है उनके लक्षण क्या है? अभिव्यक्ति में नम्रता, जिज्ञासा, वार्तालाप, अति सक्रियता। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें आपका बी सही होगा। बी सही मतलब ए और बी, इसमें आपका ए और बी। ए क्या है? अभिव्यक्ति में नम्रता, और बी क्या है? जिज्ञासा। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें क्या जिज्ञासा होती है और अभिव्यक्ति में नम्रता होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है कि कुंठा कहलाता है कि चिंता कहलाता है कि दबाव कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या हो जाएगा आपका विकल्प? क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा? आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। जब एक ही समय पर दो
इच्छाएं हो तो उसमें क्या होता है, द्वंद्व पैदा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, रवि का बहुबुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना है। क्या होगा, डिस्कैलकुलिया होगा कि डिस्ग्राफिया होगा कि डिसलेक्सिया होगा कि डिस्पेजिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आने के ढेर सारे चांसेस है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़कर जाइएगा अच्छे ढंग से, जो इसे त्रुटियों से संबंधित होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है। तो आपका स्किनर के, कि वुडवर्थ, कि क्रो एंड क्रो, कि गेट्स एवं अन्य। तो इस क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्किनर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है। नकारात्मक स्थानांतरण है, सकारात्मक स्थानांतरण, कि द्विपक्षीय स्थानांतरण, कि न्यून की शून्य स्थानांतरण है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 27 में आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सकारात्मक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो किस सिद्धांत को हम पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा को कौन दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। इसमें पूछ रहा है किसमें, इस विकल्प में किसने अधिगम का जो प्रतिपादन नहीं किया है। तो आपका इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी.एस. ब्लूम ने नहीं किया, बल्कि थॉर्नडाइक ने किया, स्किनर ने किया, कोहलर ने किया है। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपके 30 पूरा होते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि इस 30 में से आप लोग कितना कर पाए हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।